नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। और इस देश में चुनाव हो चुके हैं। कई राज्यों में बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं कई राज्यों में बीजेपी थोड़ी मोड़ी डगमगा गई है। हम हर राज्य के हिसाब से एनालिटिक्स करेंगे इस बार इस वीडियो में और जानेंगे कि किन राज्यों में प्रदर्शन अच्छा हुआ, उसका कारण क्या था, किन राज्यों में प्रदर्शन थोड़ा बुरा हुआ, उसका कारण क्या था। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट, आयन भारत की डायरेक्टर और वरिष्ठ पत्रकार अर्चना सिंह। अभी लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने, विधानसभा चुनाव। दिल्ली में तो बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा किया है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में थोड़ा दबाव रहेगा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ऊपर? देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव जो इस बार का था वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल था। महाराष्ट्र की राजनीतिक परिदृश्य पूरा बदल गया था। शिवसेना 2 टुकड़ों में हो गई, एनसीपी 2 टुकड़ों में हो गई और किसी का कोई टेस्ट नहीं हुआ। उसके बाद टेस्ट पहला हुआ लोकसभा चुनाव में, जहां पर शिवसेना जो शिंदे है और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, दोनों ने, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़के 9 सीटें जीती और शिंदे की शिवसेना ने मेरे ख्याल में 15 या 16 सीट पर चुनाव लड़ी और 7 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट शिंदे शिवसेना का बेहतर रहा है। अजीत पवार जरूर अपने लोगों से बैठक करने जान रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में अभी थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, उतना आसान नहीं होगा। लेकिन यह भी निर्भर करेगा कि जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी उन पर किस तरह से काम करती है, ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से काम होता है। और बीजेपी के पास महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जैसा नेता है, वो नेता जो ग्रास रूट का नेता है, वो नेता जो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना और डेडिकेटली काम करते हैं। मतलब अगर आप बीजेपी के कुछ नेताओं के नाम लेंगी जो पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के सिपाही हैं, तो उनमें आप एक नाम ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस का। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, जब शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया तो पूछा गया उनसे कि आप पार्टी आप क्या आएंगे सर? उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं, मेरा कोई, मैं नहीं, मुख्यमंत्री तो शिंदे साहब बन रहे हैं, तो मेरा कोई रोल ही नहीं है। और वाकई जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह चुका हो तो वो उसी सरकार में कुछ और नहीं रह सकता, जब उसकी पार्टी भी शामिल हो सरकार में और बड़ी पार्टी के तौर पर शामिल हो। लेकिन पार्टी ने आदेश किया कि आपको सार्वजनिक तौर पर मना करने के बावजूद कि मैं सरकार में शामिल नहीं होगा, पार्टी ने आदेश किया कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना है। देवेंद्र फडणवीस ने मना किया कि मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन पार्टी ने कहा जरूरी है। आप यहाँ कांग्रेस की परिपाटी नहीं चलती ना कि प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह है, लेकिन सरकार सोनिया गांधी राहुल गांधी चला रहे हैं, सोनिया गांधी सरकार चला, ये नहीं होता है ना। तो आपको अगर सरकार चलानी है तो आपको सरकार के अंदर उसका सिस्टम का पार्ट बनना होगा। पार्टी के नेताओं ने, अमित शाह ने कहा कि आपको जाना होगा सरकार में, ताकि सरकार सही काम कर सके और बाहर से कोई तरीका नहीं कि हम उस पर कोई कंट्रोल रख सके। इसके बाद वो गए, उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद लिया, तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी बेहतर कर सकती है, सुधार होगा। देखिए अर्चना, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बना। बेशक अरविंद केजरीवाल ने कसमें खाई अपने बच्चों की कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनका गठबंधन बना। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, सिर्फ ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। तो क्या ये मजबूरी थी गठबंधन बनाने की कि भाई मोदी को हराना है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हार पाए, तो उन्हें लग गया कि अब तो कुछ नहीं होने वाला हमारा? अच्छा, इससे मैं इसको क्वेश्चन को बढ़ाना चाहूंगा कि जो कन्हैया कुमार की जो सीट थी, भाई उनका विवादों से इतना पुराना नाता रहा है, फिर क्या उनको मजबूरी आ गई कि ऐसे नेता को, ये तो सुसाइड वाला केस हो गया कि ऐसे नेता को आप दे दो टिकट, वो तो हारना ही है उसको। क्योंकि जब हम भी जनता के बीच में गए थे और पूछ रहे थे जनता से, सारी जनता यही कह रही थी। एक होता है कि 50-50 का रेशियो, 60-40 का रेशियो, नहीं, 100% जनता ये कह रही थी कि कन्हैया कुमार नहीं जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि राहुल गांधी के चारों तरफ वामपंथियों ने उन्हें घेरा हुआ है। कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई विचारधारा, कोई उसका मूल नहीं रह गया है, वो पूरे तौर पर वामपंथियों के प्रभाव में है। आप जितनी चीजें देखिए, राम मंदिर का बहिष्कार करना उसके, है ना, या राहुल गांधी का जो उन्होंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो की, कास्ट सेंसस की बात जो करते हैं, वामपंथी सोच वामपंथी लोगों से घिरे हुए हैं। तो अब राहुल गांधी क्या करते? कन्हैया कुमार जो बेगूसराय में हार चुके थे, गिरिराज सिंह से मुंह के बल गिर चुके थे, उनको वहां से एक्सपोर्ट करके दिल्ली लेके, इंपोर्ट करके दिल्ली लेके आए और उनको अपने दिल्ली के नेताओं को नहीं लड़ाया। शायद लड़ाया था तो कुछ ज्यादा वोट मिल जाते।
उन्हें कन्हैया कुमार को लड़ाया, क्योंकि वही वामपंथी सोच, और ये होना ही था। 7 सीट पर फिर बीजेपी जीती है। कांग्रेस ने ऐसे दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई, भले ही दोनों का अलायंस रहा हो, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नेचुरल अलायंस कभी हो ही नहीं सकता। आम आदमी पार्टी बनी ही कांग्रेस के विरोध में है। दिल्ली में कांग्रेस खत्म हुई तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल उस वक्त, ठीक है, उस वक्त गुजरात में 40% वोट था कांग्रेस पार्टी का। अपने बुरी स्थिति में भी 40% वोट से कम वोट कम नहीं हुआ। लेकिन 2022 में जब गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ तो 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिला, कांग्रेस पार्टी को 27% मिला। यानी कांग्रेस पार्टी का ही 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिला। अर्चना, तो लेकिन कांग्रेस का वोट ही जाता है, हर जगह कांग्रेस के वोट का ही नुकसान होता है। इसीलिए तय मानिए कि और इनका अलायंस, नेचुरल अलायंस, पंजाब में कहां साथ लड़े, पंजाब में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को बिल्कुल गालियां दे बिल्कुल रहे हैं, है बिल्कुल। ना? हाँ। तो ये इनका चलता रहेगा। और भाई दिल्ली में कैसे साथ में लड़ लेंगे, बिल्कुल। दिल्ली में साथ कैसे लड़ लेंगे बताइए, किस तरह से? तो अब हो गया टाटा बाय बाय। वैसे भी अरविंद केजरीवाल ने खुद ही कहा था जेल जाने से पहले एक इंटरव्यू में कि हमारी कोई शादी थोड़ी हुई है, हाँ, हम तो बिल्कुल, अभी के लिए बंधन साथ में थोड़ी है, हैं। बिल्कुल। तो वो बंधन टूट गया, केजरीवाल जी जेल में, लेकिन अब ये बात सब अपने अपने दिशा में चल दिए हैं। वैसे भी उम्मीद रही होगी अरविंद केजरीवाल को कि शायद एक आध सीट कहीं मिल जाए कांग्रेस के साथ आने से, कुछ हुआ नहीं तो मतलब सदा नहीं, तो आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। अच्छा अर्चना, आपने बहुत अच्छे से बताया महाराष्ट्र के बारे में, हमने दिल्ली के बारे में भी जाना, लेकिन उत्तर प्रदेश खास करके अयोध्या सीट, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को उससे ज्यादा सेफ सीट कोई लग रही होगी। वहां पर हार, क्या फैक्टर आप मानती हैं, क्या बड़ी वजह मानती हैं उत्तर प्रदेश में हार का? देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से टिकट बांटा गया, लल्लू सिंह जो सांसद है उनको लेकर बड़ी नाराजगी थी लोगों में, और बीजेपी ने उनका टिकट बदला नहीं। लोगों में बहुत नाराजगी थी, लोग कहते हैं कि वो नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी अयोध्या की सीट हारना बीजेपी के लिए, देखिए एक बात तो पहले तय मानिए कि अगर समाजवादी पार्टी का वहां से व्यक्ति जीता है या बीजेपी का हारा है, तो इससे अब क्या कह रहे हैं कि क्या बीजेपी हार गई तो क्या बाबरी ताला लगवा देगी राम मंदिर में? राम बीजेपी या समाजवादी पार्टी के हारने जीतने से नहीं तय होंगे। राम मंदिर 500 साल की तपस्या है हम हिंदुओं की, हमारी 500 साल की तपस्या का फल है। उसकी ध्वजा, उसकी पताका जितनी ऊंची है वो ऊंची रहेगी। कोई किसी सांसद के हारने जीतने से क्या राम मंदिर तय होगा? क्या राम तय होंगे? अयोध्या तय होगी? ये बेकार की बात है। इन बातों में कोई मतलब, आप राम को कितना छोटा कर रहे हैं, आप अयोध्या को कितना छोटा कर रहे हैं। राम मंदिर जो 500 साल का लोगों का सपना रहा, उसको आप कितना छोटा कर रहे हैं, एक पार्टी से जोड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए ये सेटबैक हो सकता है, क्योंकि मुझे भी लगा था जब मैंने सुना कि अयोध्या की सीट हार गए, तो मुझे लगा, और ये मुझे लगता है कि वाकई हिंदू के तौर पर मुझे शर्मिंदगी होती है। इसलिए नहीं कि बीजेपी नहीं जीती, बीजेपी जीते नहीं जीते मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे इस बात से मतलब है कि वो बीजेपी जिसने अपनी सरकार गवा दी थी कई राज्यों की, वो बीजेपी जिसके पहले दिन से मैनिफेस्टो में राम मंदिर का नाम था, वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने राम मंदिर के लिए सब, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते, कोर्ट का फैसला है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बात जान लीजिए, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर इतना भव्य, इतना दिव्य कभी नहीं बनता, हो ही नहीं सकता था। विकास, न सनातन पे वोट किया अयोध्या ने, न विकास, जितना विकास का काम अयोध्या में हुआ है, अयोध्या वासी क्या कभी सोच सकते थे? कभी नहीं कल्पना कर सकते थे। आपने विकास पे वोट नहीं किया, आपने सनातन पे वोट नहीं किया, आपने उस पार्टी को हरा दिया जिसके लोगों ने गोलियां खाई थी, और जिताया किसको? उस पार्टी को जिताया जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, प्राण प्रतिष्ठा के समय पर बहिष्कार किया उस प्राण प्रतिष्ठा का। राम जी के जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या में, राम मंदिर में राम जी के विग्रह की, उसका निरादर किया, उसका बहिष्कार किया, उनको जिताया। ये मुझे एज अ हिंदू, एज अ सनातनी, मुझे ये बात कचोटती है। मैं मानती हूँ आपकी नाराजगी होगी सांसद से, बीजेपी ने बहुत गलत उम्मीदवार उतारा, लेकिन क्या 500 साल में अगर राम मंदिर का सपना सच हुआ तो क्या हिंदू एक होकर वोट नहीं कर सकता था? नहीं करेगा। हिंदू कभी राजनीतिक तौर पर वोट नहीं करता, मुस्लिम राजनीतिक तौर पर वोट करते हैं, और ये वोटिंग पैटर्न जब तक हिंदू नहीं सीखेगा तब तक उसके साथ वो होता रहेगा जो मुगल काल में हो रहा था,
वो होता रहेगा जो वो देखता रहा है, वो होता रहेगा जिसके बाद वो रोता रहा है, लेकिन वो एक नहीं होगा। अगर इसी के उलट होता, अगर मस्जिद, बाबरी मस्जिद किसी पार्टी ने बनवा दी होती ना, बिल्कुल, तो आप ये जान लीजिए अगर मुसलमानों का बस चलता तो 543 में से 543 सीटें उस पार्टी को दे देती, और अभी नहीं, अगले 10-15 सालों तक दे देती। लेकिन यही फर्क है, कोई पार्टी जीते कोई पार्टी हारे, राम जो है वो राम रहेंगे, अयोध्या अयोध्या रहेगी। जो राम मंदिर में पताका लहरा रही वो वैसे ही लहराएगी। लेकिन हमें और आपको सोचना जरूर चाहिए कि क्या एक बार सब कुछ भूलकर सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं दिया जा सकता था? लेकिन ऐसा नहीं किया, और मुझे इस बात से दुख होता है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों के लिए अंतिम राज्य कवर करना चाहूंगा, बंगाल, जहां पे मोदी का फैक्टर दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था पूरे देश में मोदी मैजिक है, बहुत सारी सीटें आएंगी, पर बंगाल के अंदर वो मैजिक दिखाई नहीं दिया और दीदी की पार्टी, या यूं कहें कि बंगाल में मोदी को छोड़कर ममता बनर्जी की ही विजय हुई। क्या लगता है, आप उसको क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी नेता है, बंगाल की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। 2021 के चुनाव में 4 महीने बंगाल में रही, बंगाल का कोना कोना, मैंने सिलीगुड़ी से शुरू किया था, बाय रोड, और कलकत्ता तक आई थी, तो गांव गांव तक घूमी हूँ, एक एक चीज देखी। बंगाल की राजनीति इस पूरे देश की राजनीति से बिल्कुल अलग है। जो लेफ्ट का कल्चर था, जो वाम का कल्चर था, वही टीएमसी ने अपना लिया है। जितनी हिंसक राजनीति उस समय पे थी, उतनी ही हिंसक राजनीति अभी भी है। 2021 में जो बीजेपी की जीत हुई, 3 सीट से 77 सीट तक पहुंची बीजेपी, बड़ी जीत थी। लेकिन एक नैरेटिव इस देश में चलाया जाता है कि बीजेपी की बड़ी जीत को भी छोटी कर दिया जाता है कि क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ। 2024 में भी वही नैरेटिव चल रहा है कि 2040 पा लिया तो मोदी को तो रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। और जब 2004 में 146 सीटें मिली कांग्रेस को तो वो मैंडेट था, जब 2009 में 206 सीटें मिली तो वो मैंडेट था, लेकिन 240 सीट मैंडेट नहीं है, वो रिजेक्शन है नरेंद्र मोदी का। तो यही नैरेटिव आप कभी भी देखिएगा बीजेपी के लिए हमेशा आपको दिखेगा, और वही बंगाल में 77 सीटें जीतने के बाद भी चलाया गया। सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी बीजेपी, कांग्रेस साफ हो गई थी लगभग वहां से। कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी नहीं जीता था। सोचिए इससे बुरा और कांग्रेस के लिए क्या स्थिति होगी। इस बार अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने 2019 में 18 सीटें जीती थी, और ममता बनर्जी की बाकी सीटें थी, कांग्रेस 2 सीटें जीती थी शायद, अगर मैं सही हूं, मुझे सही आंकड़ा याद आ रहा है। इस बार सीटें बीजेपी की 12 हो गई, बीजेपी की सीटें कम हुई, जबकि बीजेपी खुद उम्मीद कर रही थी कि 30 सीटें आएंगी। अब कैसे कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे जो मेरा अपना आकलन है, मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी गलती बीजेपी की है। 2021 में जब बीजेपी को 77 सीटें आई, उसके बाद सरकार, ऐसा नहीं होता इस देश में कहीं कि जिसकी सरकार बन जाए वो हिंसा करे, ऐसी हिंसा करे कि जो पार्टी लड़ी थी आपसे उसके लोगों को मार दिया जाए, महिलाओं से रेप किया जाए, लोगों के घर जला दिए जाए, लोगों को अपने घरों से भागना पड़े। कितने कार्यकर्ता थे बीजेपी के जो बंगाल से भाग के असम गए। मुझे कितने लोगों के फोन और मैसेज आते थे कि मैम पार्टी हमारे साथ नहीं खड़ी है, मैम पार्टी कुछ नहीं कर रही है। आपके नेता जाके अगर एक चक्कर लगा के तो कुछ, अब वो कहेंगे कि जो कानून व्यवस्था का मुद्दा होता है वो राज्य का होता है, स्टेट का होता है, लेकिन क्या अगर इतनी बुरी स्थिति थी, अगर इतनी हिंसा हो रही थी, तो क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता था? लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी को जो लोग कहते हैं ना कि तानाशाह है, वो तानाशाह ऐसा है कि वो एक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता जहां उसी के लोग मारे जा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में। वो तानाशाह ऐसा है जहां उसी के लोगों को राज्य छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगाता है, लेकिन फिर भी तानाशाह कहा जाता है। पता नहीं क्या ये लॉजिक है, कौन सा तानाशाह? अगर ऐसे तानाशाह है तो ऐसा तानाशाह तो हर देश को चाहिए होगा मेरे ख्याल में, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा जाता है। तो बीजेपी की गलती रही है, बीजेपी ने अपने लोगों को उतना सपोर्ट नहीं किया जो सपोर्ट करना चाहिए था। और बंगाल में डर की राजनीति है, बिल्कुल, जितना जो डराता है ना उतना ही उसको डराया जाता है, क्योंकि वहां पे आपकी जान को सीधे खतरा होता है, सीधे सीधे आपकी जान जा सकती है, ये लोगों को डर होता है। बीजेपी की बहुत बड़ी वजह मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में बीजेपी के चुनावों के बाद जिस तरह से अपने लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, नेताओं के साथ खड़े नहीं हुए वो, और बीजेपी कहीं ना कहीं रीड करने में गलती कर गई, क्योंकि सबको लग रहा था कि बीजेपी बेहतर करेगी, संदेश खाली की घटना हुई, बीजेपी वो सही मैसेजिंग नहीं पहुंचा पाई। और इसके अलावा बंगाल में ना अभी भी लोगों को वोटिंग करने से रोक दिया जाता है,
और ये बिल्कुल स्थिति सही है। देश की किसी, बिहार एक समय पे बहुत बदनाम था, याद होगा जब ईवीएम पूरी की पूरी वो मतपेटी उठा ले जाते थे, मतपेटी पूरी पूरी उठा ले जाते थे, वो स्थिति थी, वो उससे निकल गया। अब वहां पे हिंसा नहीं होती, शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो जाता पूरे बिहार में। लेकिन बंगाल में अभी भी स्थिति बहुत बुरी, क्योंकि अब वो ईवीएम में कुछ कर नहीं सकते, तो लोगों को इतना डरे होते हैं लोग कि लोग वोट देने ही नहीं आते। जबकि बंगाल में देखिए वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहता है, और जहां मुस्लिम डेंस एरिया हैं वहां पर बंगाल में तो ऐसी ऐसी जगह जहाँ 30% मुस्लिम आबादी भी है। तो ऐसी ऐसी जगह हैं जहां, और मुस्लिम आबादी एकजुट होकर वोट करती है, राजनीतिक रूप से वोट करती है। मैं फिर यही कहूंगी कि जब तक हम हिंदू राजनीतिक तौर पर वोट करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। हमें वोट बैंक बनना होगा। वोट बैंक इसलिए नहीं कि हमें जो चाहे जहां पे जिस तरह से चाहे वोट ले ले, नहीं, कि आपको हमारी बात माननी होगी। नहीं तो बंगाल में जब आप रामनवमी मनाएंगे तो उसके बाद वहां पर जुलूस में पथराव होगा, और ममता दीदी कहेंगी कि आपने वहां से जुलूस निकाला क्यों मुस्लिम इलाके से? भारत के बाहर की जगह है वो, भारत में नहीं है। किसी से इजाजत लेके जाएंगे वहां पर, जो रूट पुलिस ने तय किया उस रूट से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। लेकिन कहा जाएगा कि आपने उकसाया, क्यों? क्योंकि आप हनुमान जयंती का जुलूस लेके निकले। तो इस देश में यही नैरेटिव चल रहा है, ये चीजें चल रही हैं। अगर इसको रोकना है तो हमें राजनीतिक तौर पर वोटिंग करना सीखना होगा। अर्चना जी ने साफ बताया कि किस वजह से बीजेपी कई राज्यों में पीछे रही और किस वजह से बीजेपी कई राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करके उभरी। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अब कई राज्यों में, उसको लेकर भी हमने बात करी। हर अपडेट को देखने के लिए आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।